रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा 7 का होगा, जिस चैप्टर का नाम है समय अवस्था। समय अवस्था का अति लघुतरीय प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा प्रश्न 1 में है कि अभिक्रिया 3Fe यानी फेरा यानी सोलिड के रूप में है, इनटू सोलिड के रूप में है, प्लस यानी 4H2O गैस के रूप में यानी G यानी गैस के रूप में है। और यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया करता है किसके साथ, इक्वल करता है Fe3O4 यानी सोलिड और प्लस 4H2G यानी गैस के साथ अभिक्रिया माने के साथ के लिए समय स्थिरांक Kp लिखिए। यानी कह रहा है यहाँ पे समय स्थिरांक Kp लिखना है इसमें किसके साथ, तो फेरम और हाइड्रोजन के साथ। जो फेरम है सोलिड के रूप में है और जो है गैस है H2O जल है गैस के रूप में है, और दोनों की अब क्रियाएं होती है समतुल्य। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे समय स्थिरांक Kp लिखना है। तो Kp निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका सूत्र होता है कि pH मान इसका लिखेंगे और pH मान इसका लिखेंगे, जिसमें एक परमाणु संख्या होता है और परमाणु द्रव्यांक होता है। तो P4 कट जाएगा तो हमारा बचेगा pH2 और यहाँ पे बटा pH2 बचेगा। यानी इसका समय स्थिरांक Kp क्या हो जाएगा, तो Kp हमारा हो जाएगा pH2 बटा pH2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2 में कि अभिक्रिया N2 यानी गैस के रूप में है प्लस O2 गैस के रूप में है, दोनों गैस के हैं और यहाँ पे अभिक्रिया तुल्य करते हैं। तो यहाँ पे 2NO यानी 2NOG के लिए Kc और Kp में क्या संबंध है, यानी Kc और Kp में क्या अंतर है, इसको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Kc और Kp क्या हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा यानी बराबर होगा उस दोनों के बीच की संबंध। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि समय अवस्था यानी K ग्रेटर देन 1 के अर्थ को स्पष्ट करे। यानी K से बड़ा है 1 का अर्थ स्पष्ट करना है समय अवस्था में। तो यहाँ पे कैल्शियम का समय अवस्था 1 से क्या होगा, तो होगा यहाँ पे कि K से बड़ा होगा 1 के मान पर अभिक्रिया अग्रिम दिशा में ज्यादा नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जो अभिक्रियाएं होती है वो अग्रिम दिशा यानी आगे के दिशा में ज्यादा नहीं जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे 4 में कि कब एक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। यानी यहाँ पे कब एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है, कब होती है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कि यदि किसी एक उत्पाद को बाहर जाने दे, यानी यदि किसी एक उत्पाद को बाहर जाने दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 में कि अभिक्रिया N2 गैस के रूप में है प्लस 3H2O यानी यहाँ पे क्या है, समतुल्य है अभिक्रियाएं 2NO3 पर दाब के बढ़ने का क्या प्रभाव है। यानी यहाँ पे दाब बढ़ा दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसका प्रभाव हो जाएगा, एग्जाम में हम आंसर में लिखेंगे समय अवस्था उत्पाद की ओर अग्रसर हो जाएगा। यानी समय अवस्था जो होगा उत्पाद की ओर अग्रसर हो जाएगी यानी दाब बढ़ाने पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6 में कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 × 10⁻³ एवं 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 × 10⁻²समय स्थिरांक है, क्या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। यहाँ पे बताना है कि 25 डिग्री ताप रहेगा और उस पर क्या होगा हमारा 2 × 10⁻³ और 50 डिग्री ताप पर 2 × 10⁻² समय अवस्था स्थिरांक है। तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है क्योंकि ताप बढ़ने पर समय स्थिरांक बढ़ता है। यहाँ पे ताप बढ़ने पर क्या होता है, समय स्थिरांक बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 7 में है कि समय अवस्था पर ऊष्मागतिकी नियम क्या है। यानी समय अवस्था पर ऊष्मागतिकी नियम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि समय अवस्था पर यानी जो डेल्टा G है, डेल्टा G T × P = 0 होता है।
यानी डेल्टा जो भी हो समय अवस्था पर, यानी ऊष्मागतिकी का नियम क्या है, तो होगा समय अवस्था पर डेल्टा जी टीपी इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है 8 में कि स्थिर ताप पर जल, यानी यहाँ पे क्या होगा, अब क्रियाएं समतुल्य है, यानी जल वाष्प में कौन सा मापने योग्य गुण स्थिर रहता है, यानी स्थिर रहता है, यानी स्थिरांक ताप पर जल इक्वल, यानी अब क्रियाएं बराबर होती है, जल वाष्प यानी स्थिरांक ताप जल बराबर, यानी वो बराबर सॉरी, अब क्रियाएं जल वाष्प में कौन सा मापने योग्य गुण स्थिर रहता है, तो यहाँ पे वाष्प दाब जो रहता है स्थिर रहता है जल वाष्प में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि स्थिर ताप पर हीलियम डाला जाए तो PCl5 के वियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वियोजन पर प्रभाव पूछा है, तो कोई प्रभाव नहीं होगा हीलियम ताप पर जब क्या डाला जाता है, तो PCl6 यानी क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन 5 के वियोजन डाला जाता है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रश्न 10 में है यहाँ पे कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जो परमाणु होता है और उनमें जो कक्षा होती है उसको भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपबाऊ सिद्धांत द्वारा। अपबाऊ सिद्धांत द्वारा परमाणु की कक्षा भरा जाता है। यानी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 में है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या J तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं, तो वह सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं, यानी आइसोटोन्स कहलाते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे अपबाऊ सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि अपबाऊ सिद्धांत क्या है बच्चों लोगों को कहने को। तो देखिए यहाँ पे है अपबाऊ सिद्धांत क्या है, तो अपबाऊ सिद्धांत एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक कार्य जोड़ना। अपबाऊ जो शब्द है वो जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है एक एक शब्द को एक एक को कार्य जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार इसका परिभाषा हुआ अपबाऊ सिद्धांत के अनुसार कि किसी कक्षा यानी सेल तथा उप कक्षा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों की बढ़ते ऊर्जा के क्रम में, यानी बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। यानी अपबाऊ सिद्धांत में क्या होता है कि इसके ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक एक बढ़ते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे 1s 2sp, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 के बाद क्या होगा 3s 3p और 3d, फिर यहाँ पे आपका 3 है तो 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे लास्ट में d है तो नहीं सॉरी यहाँ पे 4 है तो 4 से 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे करके क्या होता है अपबाऊ सिद्धांत एक एक कर आगे बढ़ता है, यानी बढ़ते रहता है ऊर्जा के क्रम में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 13 में कि 13 में है रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, यानी रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से। यानी अभिविन्यास से क्या है, समस्थानिक परमाणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किस पर होता है, तो अभिविन्यास पर होता है। जो अभिविन्यास का आप नेक्स्ट वीडियो में देखे होंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसके बारे में परिभाषा लिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14 में कि परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है के अलावा कौन से है, यानी परमाणु नाभिक के अलावा कौन से यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कौन से परमाणु संख्या होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है किसी भी अणु में, यानी परमाणु नाभिक होती है किसमें, तो परमाणु नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होती है। सही है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन से है, यानी कौन से है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु जो होती है आप देखे होंगे ऐसे हम लोग कोई लेते हैं तो यहाँ पे आपका नाभिक होते हैं और प्लस माइनस ऐसे करके हम लोग इसका चित्र बनाते हैं।
तो इसमें जो होता है आपका प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में होता है, ठीक है, परमाणु नाभिक में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15 में कि हीलियम यानी हीलियम के नाभिक में होते हैं, जो हीलियम होता है उसके नाभिक में क्या होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा हीलियम के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन 2 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, यानी उसको समस्थानिक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि प्रश्न 16 में है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, तो देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाता है 1837 और आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान होता है 1, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 होता है, यानी 1837 अनुपात 1 इसका अनुपात होता है, यानी द्रव्यमान का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट प्रश्न 17 में है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है, यानी उसके जो समस्थानिक है उसका मान जो है भिन्न भिन्न है। तो हाइड्रोजन है जिसका समस्थानिक मान भिन्न भिन्न है। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, उसके बाद टाइटेरियम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट 17 तक यहाँ पे हम लोग 18 से कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न 18 में दिया है कि हार्वर्ड प्रक्रम से NH3 प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, यानी हार्वर्ड प्रक्रम से NH3 प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, तो यहाँ पे होगा N2H2 की उच्चतम सांद्रता, कम ताप एवं उच्च दाब पर NH प्राप्त किया जाता है, NH3 प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि N2 और H2 की जो उच्च सांद्रता होती है उसमें कम ताप दिया जाता है और दाब अधिक दिया जाता है, तो NH3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19 में है क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति समय अवस्था को प्रभावित करती है। यहाँ पे प्रश्न है कि क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति समय अवस्था को प्रभावित करती है, तो यहाँ पे वो नहीं करती है, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति समय अवस्था क्या नहीं करती है, तो वह प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 20 में कि उन कारकों के नाम लिखे जो समय अवस्था को प्रभावित करते हैं, यानी उस कारक का नाम लिखना है जो समय अवस्था को प्रभावित करते हैं, जिसमें समय अवस्था होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग ताप, दाब एवं सांद्रता, जिसमें ताप, दाब एवं सांद्रता होती है वो समय अवस्था को प्रभावित करता है, वह उसको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न 21 में है क्वेश्चन कि यदि जल में अम्ल मिलाया जाए तो आयनन गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि जल में अम्ल मिलाया जाता है तो आयनन गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर में हो जाएगा कि आयनन गुणनफल अपरिवर्तित होगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयनन गुणनफल क्या रहेगा, अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे 22 में कि निम्न संयुग्मी क्षारकों में कौन सा प्रबल है, यानी यहाँ पे निम्न जो संयुग्मी क्षारकों में कौन सा प्रबल है, यहाँ पे लिखा है CN ऋणायन या F ऋणायन, तो यहाँ पे CN प्रबल क्षार है। आप क्षार के बारे में कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है वो नेक्स्ट पिछले वीडियो में है, उस पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्वेश्चन 23 को 23 को कि कोई लवण किसी विलयन में कब अपेक्षा अवक्षेप बनता है, यानी प्रश्न है कि कोई जो लवण है किसी विलयन में कब अवक्षेप बनता है, तो आंसर हम लोग इसका लिखेंगे कि जब लवण का आयनन गुणनफल अधिक होगा तो क्या होगा, लवण विलयन में अवक्षेप बनाता है, जब उसका क्या होगा, तो जब लवण का आयनन अधिक होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे 24 में क्वेश्चन 24 में है कि किसी लवण का Ksp मान
अधिक है यह क्या दर्शाता है? यानी कोई भी लवण हो जिसका Ksp मान अधिक होता है तो क्या दर्शाता है? तो लवण अधिक घुलनशील है, यानी लवण अधिक घुलनशील दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 25 में है कि जल के संयुग्मी अम्ल, जल के संयुग्मी अम्ल क्षार लिखे, यानी जल के संयुग्मी अम्ल क्षार लिखना है तो यहाँ पे होगा कि संयुग्मी अम्ल H3O प्लस, यानी इसको धन्यान कहते हैं, तथा संयुग्मी क्षार OH ऋणायन होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे 26 में प्रश्न है कि उन दो धन आयनों के उदाहरण दे जो लुईस अम्ल है, यानी उन दो आयनों के उदाहरण देना है जो दो लुई अम्ल है। तो लुई अम्ल हमारे हो जाएगा दो, कौन होगा? तो Ag ऋणायन और H ऋणायन, यानी धन्यान, इसको सॉरी धन्यान और Ag ऋणायन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 27 में कि संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार में क्या अंतर है, यानी संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा कि संयुग्मी अम्ल एवं क्षार एक दूसरे से प्रोटॉन के कारण भिन्न होते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार का जो प्रोटॉन होते हैं अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 में कि सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा या कम, यानी जलीय जो सोडियम एसिटेट है तो जलीय विलयन में पीएच मान उसका 7 है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें बताना है पीएच मान 7 से ज्यादा होगा या कम होगा, तो यहाँ पे होगा 7 से ज्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा? जलीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 को देखेंगे। यहाँ पे है कि किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी यहाँ पे है कि किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम में संख्याएं समान नहीं हो सकती है, यह नियम किसने दिया? तो पाउली ने दिया था, यानी पाउली सिद्धांत कहते हैं, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पीछे बैक में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 30 में है कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, यानी किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वो होती है पोलोनियम की, यानी इसकी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका 33 होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 31 में कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी संसार में ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 32 में है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो रासायनिक यौगिक है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अणु है। अणु सबसे छोटी इकाई है और अणुओं के संयोग से जो संख्या जो तत्व बनती है उसे परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33 में है कि तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? किसी तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो यह होता है उसके परमाणु क्रमांक से, यानी एटॉमिक नंबर से वो तत्वों का गुणधर्म निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 34 में है कि किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? यहाँ पे किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? तो उसको कहा जाता है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है, इसी मॉडल द्वारा आधुनिक भौतिकी को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 35 में कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, यानी जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो मोसले द्वारा प्रस्तुत की गई आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 37 में
कि वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं। यहाँ पे है वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन किसमें होते हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में यानी आपका वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 38 में कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी आधुनिक विज्ञान जो है उसका जनक फादर किसे माना जाता है, तो उनको कहते हैं एंटोइन लेवाजियर को। एंटोइन लेवाजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन का पिता। नेक्स्ट प्रश्न 39 में है कि डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था। जो डाल्टन है अणु का दूसरा नाम दिया था, वह क्या नाम दिया था, तो उन्होंने डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु कहा था। यानी यौगिक परमाणु किसको कहा था, तो अणु को कहा था। अणु क्या होती है, तो रसायन यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 40 में यहाँ पे कि अपरूपता अपरूपता यानी डिसफ्यूगोरेमेंट एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। यानी अपरूपता क्या कहलाती है, तो एक ही तत्व के परमाणुओं की विभिन्न रासायनिक यानी विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स।